हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम माय व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं 17th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र 1 यानी कि जीएस पेपर 1 को हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इससे पर हमने अम, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे यानी 100 वर्ड्स के जो मेंस के क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं 70वीं बीपीएससी का लॉन्ग टाइप आंसर्स जो 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो 4 क्वेश्चन होते हैं और करके यानी अथवा करके होते हैं। 2 में से 1 क्वेश्चन लिखे होते हैं और 2 में से 1 क्वेश्चन। तो इस प्रकार टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री सेक्शन से लॉन्ग टाइप। तो लॉन्ग टाइप को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारा चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये हमने देख लिया है। और क्वेश्चन नंबर 1 और इसका अथवा भी हमने देख लिया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहाँ तक जिम्मेवार थी, व्याख्या कीजिए। ये भी हमने देख लिया है। इसके पश्चात हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए, इसे हम देखते हैं। तो इसमें हम पहला कह रहा है की टू आंसर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के बुनियादी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार हेतु प्रचलित विचारों या दृष्टिकोण का समग्र वर्णन करें तथा नवीन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का औचित्य अनुचित्य के साथ उत्तरदायी परिस्थितियों का आलोचनात्मक निष्कर्ष व्यक्त करें। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे 19वीं शताब्दी की मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण करना है। प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। एक समय बिहार स्थित नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति पताका पूरे विश्व में लहराई थी। इसका स्थान देश ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में माना जाता है, परंतु कालचक्र की गति के साथ धीरे धीरे इसका अवसान हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखते हैं। इन शिक्षण केंद्रों पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य ऐतिहासिक अथवा पौराणिक ढंग से संस्कृत एवं पाली भाषा में होता था, परंतु देश की वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ 1835 से माना जाता है। उस समय देश के साथ ही बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का दौर आरंभ हुआ। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। साथ ही यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह, दरभंगा के महाराजा रुद्र सिंह आदि ने अंग्रेजी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ तथा 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में और 1838 बिहार शरीफ में और 1840 भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए, कहाँ पे, भागलपुर में किसके लिए, सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना, इंपॉर्टेंट, भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियां थी, जिसके कारण इसका लाभ, ध्यान रहे ये जो पैराग्राफ है ये हमें बताता है कि बिहार में शिक्षा के पिछड़ेपन का क्या कारण है, वहां पे ऐड कर सकते हैं आप अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियां थी, जिसके कारण इसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया था। 1861 ईस्वी में बंगाल के शिक्षा निदेशक WHS एटकिंसन ने बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन की समीक्षा की और कहा कि बिहारियों ने अज्ञानता व रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण, यानी बिहारियों ने अज्ञानता व रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण अपने को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा, जिससे वे सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए। प्रारंभिक पाश्चात्य शिक्षा में बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बिहार का बंगाल में होना भी था, क्योंकि उस समय सीमित शिक्षा नीति थी, जिसके कारण केवल मुख्य केंद्र ही
शिक्षा के केंद्र में आ सके। जैसे यदि हम 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालयों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ही स्थापित किए गए। यही कारण है कि बिहार में शिक्षा के प्रसार में बंगालियों का जो है वर्चस्व बना रहा या वे विशेष योगदान भी रहा। 1853 में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना, यह इंपॉर्टेंट हो गई। 1853 में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई। तो ध्यान रहे हमने क्या देखा था ऊपर, हमने देखा कि 1835 में सबसे पहले हम तो 1813 और 1835 के एक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे फिर महाराजा मित्रजीत सिंह टिकारी के महाराजा, दरभंगा के महाराजा रुद्र सिंह, उसके पश्चात पूर्णिया में 1835, 1838 में बिहार शरीफ और 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना और सैनिक स्कूलों के बच्चों के लिए भागलपुर में सैनिक भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना। ठीक है, इसके पश्चात हम यहाँ आएंगे। 1853 में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई। ईसाई मिशनरियों द्वारा इस स्कूल की स्थापना की गई। किसने किया इस स्कूल की स्थापना? ईसाई मिशनरियों के द्वारा। आगे चलकर इन मिशनरियों द्वारा कई अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना हुई। ध्यान रहे, अगेन इंपॉर्टेंट, 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना की गई। यह बिहार में उच्च शिक्षा से संबंधित था। पटना कॉलेज, ध्यान रहे 1863, पटना कॉलेज 1863। 1866 में बिहार में बंगालियों ने एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की। न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष ने पटना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, लेकिन यह सब बिहार की रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नाकाफी था। अब यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट, तो 1853 में सेंट जोसेफ स्कूल और 1863 में पटना कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। 1866 में आधुनिक विद्यालय की स्थापना और इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित 1864 में पटना में एक सर्वे स्कूल की स्थापना हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1874 में पटना में एक सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित, जिसे आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। वही कॉलेज जो था 2004 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT का दर्जा प्रदान किया गया। 1896 में तक बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कोई भी संस्थान नहीं था और कलकत्ता के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी। दूसरी तरफ बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थानों का अभाव के बावजूद शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बहाली के मामलों पर बिहारी लोगों से बहुत ही नाइंसाफी की जाती थी। ये सब नहीं लिखना है। वकालत और डॉक्टरी जैसे पेशा पर बंगालियों का ही कब्जा था। इस तरह बर्ताव किसे आतंक आकर महेश नारायण, ये नाम बस याद रखना है, लिखना नहीं है, महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, नंदकिशोर लाल, राय बहादुर, कृष्ण सहाय, गुरु प्रसाद सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद फखरुद्दीन अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम जैसे प्रगतिवादी नेता बिहार को बंगाल से अलग कराने के काम में लग गए। अब आता है, तो हमने क्या देखा, 1813 का चार्टर एक्ट, 1835 का लॉर्ड मैकाले की जो नीतियाँ थी, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, उसके अलावा टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह और रुद्रदेव सिंह, इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1835 में पूर्णिया, 1836 में हमने क्या पढ़ा, बिहार शरीफ और भागलपुर में जो है अंग्रेजी स्कूल की स्थापना हुई। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि सैनिक स्कूलों के बच्चों के पढ़ाई के लिए भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई। भागलपुर में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना 1853 में, 1863 में पटना कॉलेज और 1866 में बिहार जो है एक विद्यालय की स्थापना की गई ईसाई मिशनरियों के द्वारा और 1874 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई और यही सर्वे विद्यालय जो है स्कूल बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना। क्या बना? बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना, जो बाद में 2004 में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दे दिया गया। वहीं 1896 में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक का कोई संस्थान नहीं था। तो इन चीज़ों को नहीं लिखना, ये यहाँ से कट करें, बिल्कुल यहाँ से कट करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप लिख सकते हैं, ये नाम बस याद रखना है ताकि आपको कहीं अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे बिहार की शिक्षा प्रगति पिछड़ेपन से संबंधित, तो वहाँ पे ये सब नाम आप कोट कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1912 तक बिहार प्रांत बंगाल का हिस्सा था। बंगाली बड़े पढ़े लिखे रोजगार उन्मुखी थे।
जबकि बिहारी शिक्षा में पिछड़े थे। ये सब भी नहीं लिखना है। इसकी वजह है साफ थी कि बिहार और बंगाल की भौगोलिक पृष्ठभूमि का अलग अलग होना। बिल्कुल ये सब हटा दीजिए, यहाँ से इसको कट कीजिए। और ये दूसरे क्वेश्चन में आप कोट कर सकते हैं जहाँ पे बिहार के पिछड़ेपन का कारण पूछे, वहाँ पे यहाँ से आप लिखिए 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1917 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे चलकर शिक्षण संस्थानों में इसकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इसे एक दौर में इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। 9 दिसंबर 1926 को धनबाद में भारतीय खनन विद्यालय, 1926 ध्यान रहे, भारतीय खनन विद्यालय आईएसएम की स्थापना और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा देश में खनन गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी और इसमें खनन और अनुप्रयुक्त भूविज्ञान के विषय शामिल थे। 1921 में बिहार विधान परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई। कब? ध्यान रखना है 1921 में, 1921 आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली और खनन 1926 आईएसएम धनबाद। ठीक है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय किसकी रिपोर्ट पर? तो नाथन कमेटी की रिपोर्ट पर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, नाथन कमेटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1921 में आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली, 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना और बाद में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाइए, जो के नाम से जाना गया, जिसे हम पीएमसीएच कहते हैं। ठीक है। तो 1921 में आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली के रूप में प्रारंभ हुआ। 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जो बाद में क्या बना? पीएमसीएच बना, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कॉलेज हॉस्पिटल के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे 1917 में नाथन कमेटी की रिपोर्ट में पटना का विश्वविद्यालय, जो एक दौर में क्या कहलाया गया? पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। 1926 में आईएसएम धनबाद की स्थापना हुई, भारतीय खनन विद्यालय की स्थापना हुई और आयुर्वेदिक 1921 में, 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जो बाद में पीएमसीएच बना। पाश्चात्य शिक्षा को गति प्रदान करने हेतु बिहार में 1938 में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। 1938 में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की। 1940 के दशक में दरभंगा मेडिकल स्कूल की स्थापना, 1940 में दरभंगा मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई। बिहार में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना कॉलेज से पृथक 1927 में पटना साइंस कॉलेज, ध्यान रहे, पटना साइंस कॉलेज 1927 में, 1927 पटना साइंस कॉलेज। 1929 में हार्टोग कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन बिहार क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार बिहार में बहुत ही धीमी गति से हुआ। बिहार के लोग अपनी रूढ़िवादी विचारों के कारण इसका विरोध करते रहे और जिससे बिहार लगातार शिक्षा के मामले में पिछड़ता रहा। कुछ समय बीतने के साथ बिहार में प्रगतिवादी सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों के आगमन के साथ धीरे धीरे इसका विस्तार होना शुरू हो गया। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत के गठन के बाद पाश्चात्य शिक्षा ने गति पकड़ी, जो तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, रिसर्च आदि क्षेत्रों के माध्यम से आज भी अनवरत जारी है। इसमें पूसा का नाम नहीं लिखा है। पूसा एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप किया गया था। इसका पीरियड देख लेना आप, 2002 आई थिंक है। एक मिनट, सॉरी, ये 2019, सॉरी ये 1905 में डेवलप हुआ है। 1905 में पूसा एग्रीकल्चर सेंटर जो कहाँ है? बिहार के समस्तीपुर में है। ठीक है। और इसका ये जो शुरू हुआ था देश में जब बार बार अकाल होने वाले पड़ रहे थे और खाद्यान्न की कमी जो हो रही थी, इससे इस कमी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान संस्थान कॉलेज पूसा की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा की सीमाएं, यानी कि बिहार में जो पाश्चात्य शिक्षा है उसकी क्या सीमाएं हैं। तो अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक महत्व दिया गया।
तो ये इस वजह से पाश्चात्य शिक्षा बहुत डेवलप नहीं हो पाई बिहार में, और इससे शिक्षा का व्यापक प्रसार अवरोध हो गया। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई, स्त्रियों की शिक्षा को बहुत महत्व नहीं दिया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन तथा गौरव का महिमा मंडन किया गया और प्राचीन भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार राज्य के सभी भागों में धीरे धीरे संभव हुआ। इससे बिहार के लोगों में धीरे धीरे ही सही सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के कारण ही पृथक बिहार राज्य के निर्माण में आंदोलन का सूत्रपात हुआ। पृथक बिहार प्रांत के गठन के उपरांत बिहार वंशियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति में बदलाव आ सका। तो इस प्रकार हमने इसे कंप्लीट किया डिस्कस के साथ। अब हमारा लास्ट है 70वें बीपीएससी का चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। की टू आंसर, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों के मूल सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए उनके रचनात्मक कार्यों के विचार को उद्घाटित करें। साथ ही इस दिशा में उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम तथा अभियानों की चर्चा करें। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम आदर्श समाज का निर्माण करने का साधन भी है और साध्य भी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम जो था आदर्श समाज का निर्माण करने का साधन भी है और साध्य भी। इसका उद्देश्य समाज परिवर्तन के द्वारा एक नए समाज की रचना करना है। आंदोलन करना उनका उद्देश्य नहीं रहा। गांधी जी ने 1941 में अपनी पुस्तक रचनात्मक कार्यक्रम की प्रस्तावना में लिखा है कि रचनात्मक कार्यक्रम ही पूरे स्वराज या मुकम्मल आज़ादी को हासिल करने का सच्चा और अहिंसक रास्ता है। उसकी पूरी सिद्धि ही पूर्ण स्वतंत्रता है। इस संबंध में गांधी जी स्वयं कहते हैं कि लड़ाई के द्वारा देश जीता जा सकता है, किंतु उसे समृद्ध राष्ट्र रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लड़ाई के माध्यम से देश जीता जा सकता है, किंतु उसको समृद्ध जो है रचनात्मक कार्यों के द्वारा ही किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन, गांधी जी की मान्यताओं के मुताबिक समाज परिवर्तन हिंसक जन आंदोलन के द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता और न ही इसके जरिए टिकाऊ समाज परिवर्तन ही हो सकता है। रचनात्मक कार्यक्रम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का बेहतर तरीका है और इस कार्यक्रम के द्वारा समाज को सिर्फ जागरूक करने की जरूरत है। यदि समाज रचनात्मक कार्यक्रम के उद्देश्य और फायदे के बारे में जानेगा तो अवश्य समाज में संपूर्ण क्रांति और समाज परिवर्तन की लहर फैलने लगेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम अगर सीधी सीधी बात करें तो रचनात्मक कार्यक्रम क्या था? आदर्श समाज का निर्माण करना है। रचनात्मक कार्यक्रम जो है आदर्श समाज के निर्माण करने का साधन भी है और साध्य भी, और इसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन के द्वारा एक नए समाज की रचना करना है। आंदोलन करना इसका उद्देश्य नहीं है। गांधी जी अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था रचनात्मक कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने कहा था कि रचनात्मक कार्यक्रम ही पूर्ण स्वराज या आज़ादी हासिल करने का सच्चा और अहिंसक रास्ता है। ये आप जोड़ सकते हैं। उसके अलावा लिख सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट लाइन था जिसको कोट कर सकते हैं कि लड़ाई के द्वारा तो देश जीता जा सकता है, किंतु अगर हमें एक समृद्ध राष्ट्र बनाना हो तो वो केवल रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही संभव है। और गांधी जी यह भी कहते थे कि समाज परिवर्तन जो है हिंसक जन आंदोलनों के द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता और न ही इसके जरिए टिकाऊ समाज परिवर्तन ही हो सकता है। रचनात्मक कार्यक्रम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का बेहतर तरीका है। इतना करते हुए आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने समाज की प्रगति के लिए जो रचनात्मक कार्यक्रम दिए वे इस प्रकार हैं: कौमी एकता, अस्पृश्यता निवारण, शराब और मादक द्रव्य निषेध, खादी और चरखा, ग्रामोत्थान, बुनियादी तालीम, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, कुष्ठ रोग निवारण या सेवा, ग्रामीण सफाई, गो सेवा, आदिवासियों का उत्थान, राष्ट्रभाषा का प्रचार, आर्थिक समानता, श्रमिकों की उन्नति एवं जागृति। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या दिया? तो उन्होंने समाज की प्रगति के लिए जो रचनात्मक कार्यक्रम बताए थे, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता का निवारण, शराब और जो मादक पदार्थ हैं उनको निषेध करना, खादी और चरखे के उपयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण उत्थान को बल देना, बुनियादी तालीम प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा, कुष्ठ रोग निवारण, ग्रामीण सफाई, गौ सेवा, आदिवासियों का उत्थान, राष्ट्रभाषा का प्रचार,
आर्थिक समानता और श्रमिकों की उन्नति एवं जागृति शामिल है। उनका मानना था कि मेरी यह सूची पूर्ण होने का दावा नहीं करती, यह तो महज मिसाल के तौर पर पेश की गई है। समाज की ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाए भी जा सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन नहीं था। आगे, भारत में गांधी जी के ने आज़ादी, अगर आप कहते हैं तो 2-4 लाइन आप ऊपर का जोड़ देना। ये पहला लाइन, अगर आपको प्रस्तावना निर्माण बनाना है तो इतना ही काफ़ी है। आदर्श समाज का यानी रचनात्मक कार्यक्रम आदर्श समाज का निर्माण करने का साधन भी है और साध्य भी। ये लिखने के बाद गांधी जी ने 1941 में अपनी पुस्तक रचनात्मक कार्यक्रम की प्रस्तावना में लिखा है कि रचनात्मक कार्यक्रम ही पूर्ण स्वराज या आज़ादी प्राप्त करने का सच्चा और अहिंसक रास्ता है और उसकी पूरी सिद्धि ही संपूर्ण स्वतंत्रता है। ये लिखना है। और एक ये लाइन लिखना है कि उनका मानना था गांधी जी का कि गांधी जी स्वयं कहते हैं कि लड़ाई के द्वारा देश जीता जा सकता है, किंतु उसे समृद्ध राष्ट्र रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा ही किया जा सकता है। उसके बाद आपको लिखना है कि गांधी जी ने समाज की प्रगति के लिए जो रचनात्मक कार्यक्रम दिए हैं उनमें कौमी एकता, अस्पृश्यता निवारण, शराब मादक द्रव्य निषेध, खादी और चरखा, ग्रामोत्थान, बुनियादी तालीम, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, कुष्ठ रोग निवारण, ग्रामीण सफाई, गो सेवा, आदिवासियों का उत्थान, राष्ट्रभाषा प्रचार, आर्थिक समानता, श्रमिकों की उन्नति और जागृति शामिल है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्य जो है इस प्रकार है। हालांकि उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसे मैं पढ़ देती हूँ। उनका मानना था कि यह सूची पूर्ण होने का दावा नहीं करती है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे, भारत में गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान रचनात्मक कार्यक्रमों को साथ साथ रखा था। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी तभी मिल पाएगी जब हम उस लायक बनेंगे। सन 1920 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम भारत के सामने रखा। कब रखा? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक लाइन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम भारत के सामने रखा। उस समय इस कार्यक्रम की ज़रूरत बढ़ती गई और इस बात पर वे अधिकाधिक जोर देने लगे कि संग्राम के पहले नैतिक शक्ति को विकसित करने और अनुशासन को सुदृढ़ करने तथा जीत के नशे या हार की उदासी से बचने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम सत्याग्रही के लिए आवश्यक है। ध्यान रहे, वे इस बात पर अधिकाधिक जोर देने लगे कि संग्राम के पहले नैतिक शक्ति को विकसित करने और अनुशासन को दृढ़ करने, नैतिक शक्तियाँ विकसित करनी है, अनुशासन को दृढ़ करना है और जीत के नशे या हार की उदासी से बचने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम सत्याग्रही के लिए आवश्यक है। गांधी जी इस बात पर बल देते रहे कि स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में रचनात्मक काम करते रहना जरूरी है। अब हम आते हैं महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य क्या क्या थे। कौमी एकता, पहला, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता भी कहते हैं। गांधी जी जीवन भर कौमी एकता यानी हिंदू मुस्लिम एकता को भारत की मुक्ति संग्राम के दौरान एक सकारात्मक प्रयत्न करते रहे। इसके लिए उन्होंने सेवाश्रम आश्रम, कोचरब यानी 1915 से 20 आश्रम, साबरमती आश्रम और 1920 से 1933 में सभी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी सभी भारतवासी एक साथ एक परिवार की भांति रहते थे। ध्यान से पढ़ें कि गांधी जी जीवन भर कौमी एकता को भारत की मुक्ति के दौरान एक सकारात्मक प्रयत्न करते रहे, यानी उन्होंने जीवन भर कौमी एकता के लिए एक सकारात्मक प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने अपने सेवाश्रम आश्रम, उनका सेवाश्रम आश्रम था, कोचरब आश्रम था, साबरमती आश्रम था, में सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और भारतवासी के एक साथ एक परिवार की भांति रहते थे ताकि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो, यानी सभी कौम जो है उनमें एकता हो। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान जैसे भजन गूंजते रहते थे। खिलाफत के मुद्दे पर 19 से 22 ईस्वी तक भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे। गांधी जी ने इसे एक ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा। गांधी जी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। तो इस प्रकार उन्होंने कौमी एकता के बारे में बात की।
कि इसमें कहा गया है कि वो जीवन भर कौमी एकता के लिए प्रयासरत रहे और उन्होंने जितने भी आश्रमों की स्थापना की, जैसे सेवाश्रम, कोचरब आश्रम, साबरमती आश्रम, इन सभी में वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी भारतवासी को एक साथ रखने, एक परिवार की भांति रहने पर बल दिया और ये उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित किया। ये सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और उन्होंने उनके आश्रम में सदैव एक ही बात कोसते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और परिणाम यह हुआ कि 1919 से 1922 के दौरान जब खिलाफत का मुद्दा था, उस दौरान जब मुसलमान ब्रिटिशर्स के प्रति अपने मन में नफ़रत भर चुके थे, उस परिस्थिति को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के एक कह सकते हैं मौके के रूप में देखा और मुसलमानों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की। दूसरा आता है अस्पृश्यता निवारण। गांधी जी जीवन पर्यंत अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे। इसे हिंदू समाज का कोढ़ कहा। अस्पृश्यता क्या है? हिंदू समाज का कोढ़ है। गांधी जी ने जन्म और जाति से चली आ रही छुआछूत और अस्पृश्यता की समस्या को कलंक माना। उन्होंने कहा कि मेरी राय में हिंदू धर्म में दिखाई पड़ने वाला स्वच्छता का वर्तमान रूप ईश्वर और मनुष्य के खिलाफ किया गया भयंकर अपराध है। स्वच्छता का वर्तमान रूप जो है ईश्वर और मनुष्य के खिलाफ किया गया भयंकर अपराध है और इसलिए यह एक विष है जो धीरे धीरे हिंदू धर्म के प्राण को निःशेष किए दे रहा है। इम्पोर्टेंट, इसको नहीं लिखना है। मेरी राय में शास्त्रों में यदि हम शास्त्रों को मिलाकर पढ़ें तो बुराई का कहीं कोई समर्थन नहीं है। गांधी का विचार, जब तक अस्पृश्यता का समूल नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, हिंदू समाज उन्नति नहीं कर सकेगा। महात्मा गांधी को महात्मा फुले जैसे लोगों से भी इस विषय में प्रेरणा मिली। अछूतोद्धार के लिए गांधी जी ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पहले इसको पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ज्योतिबा फुले जैसे लोगों से भी वो काफ़ी प्रेरित हुए और अछूतोद्धार के लिए जो उनके कदम थे उससे प्रेरित होकर इन्होंने अछूतोद्धार का काम सबसे पहले किया। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार महिला उठाना भारत में सबसे निकृष्ट कार्य समझा जाता रहा। अतः गांधी जी ने हरिजन बस्तियों में जाकर स्वयं यह कार्य किया, लोगों को प्रेरित किया। दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हरि का जन, अर्थात ईश्वर का व्यक्ति। हरिजन नामक समाचार पत्र भी निकाला। गांधी जी द्वारा त्रावणकोर में वायकुम सत्याग्रह चलाया जाना हरिजनोद्धार की दृष्टि से भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। 10 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि भावी संवैधानिक अधिनियमों में अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल और उसके लिए निश्चित स्थानों की व्यवस्था करेंगे। इस प्रावधान के विरोध में गांधी जी ने 20 अगस्त 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। यह गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम था कि 1947 के बाद अस्पृश्यता निवारण, हरिजनोद्धार के लिए भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों का सहयोग मिला और आज़ाद भारत में बहुत सारी सहूलियतें प्रदान की गई। तो इसमें हम अगर वर्णन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। महिला उठाने का कार्य जो था सबसे निकृष्ट कार्य था, तो इन्होंने स्वयं उठाया और एक प्रेरणा दी समाज को और हरिजन बस्तियां स्थापित की। हरिजनोद्धार के लिए इन्होंने वायकोम सत्याग्रह किया और दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया, हरि का जन नाम दिया। और उनके परिणाम से ही जब पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी दलितों के लिए या हरिजनों के लिए, तो इन्होंने आमरण अनशन किया और इन्हें हिंदू धर्म में ही शामिल रखा और बाद में इन्हें समझौते के तहत जो है इनके विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। तो इस प्रकार और यही परिणाम देखा गया कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान में हरिजनों के लिए कई सारे प्रावधान किए गए। इसके अलावा शराब और अन्य मादक द्रव्य निषेध। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना गए रचनात्मक कार्यों में एक कार्यक्रम शराब और अन्य मादक द्रव्य निषेध था। उनका मानना था कि शराब और अन्य मादक द्रव्यों में से होने वाली हानि कई अंशों में मलेरिया आदि बीमारियों से होने वाली हानि की अपेक्षा असंख्य गुनी ज़्यादा है। यानी कि शराब से जो हानि होता है वो मलेरिया बीमारी से भी ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है।
बीमारियों से तो कारण यह है कि बीमारियों से तो केवल शरीर की हानि होती है, जबकि शराब से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है। इसलिए उनके द्वारा स्थापित आश्रम में का उद्देश्य अफीम, शराब आदि नशीली चीज़ों के व्यसनों में फंसे हुए लोगों को मुक्त करना था। वे स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते थे, ताकि अंधकारमय हुए इस वातावरण से व्यक्ति व समाज को मुक्ति प्राप्त हो सके। असहयोग आंदोलन के दौरान उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कार्यकर्ताओं द्वारा एक और कार्यवाही हुई जो बहुत लोकप्रिय भी थी। वह थी तारीख की दुकान पर धरना। हालांकि यह मूल्य कार्यक्रम में नहीं था, सरकार को इससे बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचा। तो अगर हम शराब की बात करें तो कह सकते हैं कि उनके जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी कार्यक्रम चलाए गए थे, रचनात्मक कार्यक्रम, उनमें से एक अन्य कार्यक्रम द्रव्य जो पदार्थ मद्य निषेध जो था, मादक द्रव्य निषेध भी था। और इसके तहत वे शराब को जो है अत्यंत घातक मानते थे, जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर देता है। और उनके द्वारा जो और उन्होंने जो आश्रम स्थापित किए थे, उस आश्रम का उद्देश्य क्या था? विशेषकर हाँ, अफीम, शराब इत्यादि चीज़ों के व्यसन में जो लोग फंसे हैं उन्हें मुक्त करना, लोगों को मुक्त करना, और उन्हें एक स्वच्छ वातावरण या अंधकारमय जिंदगी से बाहर निकालना, एक नए जीवन की और अग्रसर करना था। और एक अन्य उसमें सबसे बड़ा जो था वो तारीख की दुकान पर धरना देना भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। हालांकि यह मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन सरकार को इससे बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था। तो ये अन्य कार्यक्रम थे। अब है खादी और चरखा। अब हम पढ़ते हैं खादी एवं चरखा। खादी का घर घर में प्रचार करके चरखे द्वारा स्वयं सूत काट कर कपड़े तैयार करके गांधी जी संपूर्ण भारत में एक ऐसी क्रांति ले आए जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में के लिए किए जा रहे आंदोलनों को संभ्रांत वर्ग से निकाल कर उसे निर्धन किसानों की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लिखना है बस कि चरखे द्वारा स्वयं सूत काटा और उन्होंने एक स्वयं सूत काट कर एक प्रेरणा के रूप में इसे इसका प्रसार किया और जन जन तक पहुंचाया। आगे गांधी जी द्वारा की गई यह क्रांति योजना रचनात्मक थी। एक और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1920-21 में 1 अरब 2 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी कपड़ों का आयात हुआ था। वहीं 1921-22 में यह घटकर 57 करोड़ हो गया। आपको डेटा याद नहीं रहेगा तो आपको ये लिखना है कि गांधी जी का जो खादी एवं चरखे के प्रति जो उन्होंने प्रेरणा फैलाई या समाज को जो प्रेरणा दी, इससे क्या हुआ कि विदेशी कपड़ों का आयात कम हुआ और उसको काफ़ी नुकसान जो है उठाना पड़ा। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के साथ ही उन्होंने चरखा और खादी को स्वराज की कुंजी बताया। वे कहते थे कि आश्रम को नियमित रूप से हाथ से कती बुनी धोतियां पहननी चाहिए। वे इस समय बड़े प्रसन्न हुए कि उनके द्वारा हिंद स्वराज में कई बातें सिद्ध हो रही हैं। गांधी जी के अनुसार खादी हिंदुस्तान की समस्त जनता की एकता की, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की प्रतीक थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू के काव्यात्मक शब्दों में कहें तो वह हिंदुस्तान की आज़ादी की पोशाक है। गांधी जी यह मानते थे कि चरखा भारतीय जनता को गरीबी की समस्या से लगभग बिना कुछ खर्च किए और बिना किसी दिखावे के अत्यंत सरल और सही तरीके से निजात दिला सकते हैं। इसलिए चरखा एक आवश्यक चीज़ थी जो प्रत्येक घर में होनी चाहिए। चरखा राष्ट्र की समृद्धि और आज़ादी का चिन्ह है। रोजगार व आर्थिक बचत हेतु आवश्यक समझते हुए 22 सितंबर 1925 को उन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बारे में आपको क्या क्या लिखना है? तो आपको यह लिखना है कि चरखा से वे स्वयं सूत काटा करते थे और वे चाहते थे कि यह जन जन तक पहुँचे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि चरखा भारतीय जनता को जो है गरीबी की समस्या से बिना कुछ खर्च किए ही बिना किसी दिखावे के अत्यंत सरल और सहज तरीके से निजात दिला सकती है। और इसलिए वे चाहते थे कि चरखा जो है राष्ट्र की समृद्धि और आज़ादी का चिन्ह है और यह रोजगार और आर्थिक बचत हेतु आवश्यक हो समझते हुए उन्होंने क्या किया था, 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, आगे ग्रामोत्थान की अगर बात की जाए तो आज़ादी की प्रक्रिया में गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में ग्रामोत्थान एक योजना भी थी। उनका मानना था कि अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में बनी हुई चीज़ों से ही करनी चाहिए। यदि कोई चीज़ गांव में नहीं बनती है तो यह प्रयास करना चाहिए कि सहकारिता के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन गाँव में संभव बनाया जाए। भारत में व्यक्तियों की संख्या वैसे भी ज़्यादा है, यहाँ पर
यहाँ पर पाश्चात्य देशों के तर्ज पर यंत्रीकरण किया गया तो बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ेगी। अतः वे कुटीर उद्योग जो पूर्व में चल रहे थे उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। तो ये सब नहीं लिखना है, गांधी जी का मानना था। ये लिखना है आपको कि ग्रामोत्थान के संदर्भ में गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य थे उनमें से एक ग्रामोत्थान की योजना भी शामिल थे। और वे जो चाहते थे कि हमारे जो दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें हैं, आवश्यकता है उसकी पूर्ति गांव में बनी चीज़ों से ही की जाए। और इसके लिए वे क्या करते थे, गाँव में कुटीर उद्योगों के पुनर्जीवित करने पर, और जैसे कि खादी, चरखा, दूध का उद्योग, मधुमक्खी पालन, चमड़े का उद्योग, साबुन, हाथ से कागज निर्माण आदि के विशाल और व्यापक स्तर पर स्थापित करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहन देना, तभी गांव का उत्थान होगा। आज़ादी के दौरान बहुत से लघु एवं कुटीर उद्योग कांग्रेस व गांधी जी के प्रयत्नों से खुले। तो ये आपको लिखना है। लास्ट अंतिम है, अंतिम नहीं, ये 6 नंबर है, बुनियादी तालीम। गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से क्षुब्ध होकर एक नई शिक्षा पद्धति की सिफारिश की। इस पद्धति को वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन नाम दिया। इस स्कीम का मुख्य आधार बुनियादी शिक्षा थी। इसका मुख्य बातें क्या थी, 7 से 14 वर्ष तक की उम्र में तक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। 7 से 14 वर्ष शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, और शिक्षा में हस्तकला को महत्व दिया जाए ताकि बालक स्वयं आगे आत्मनिर्भर बन सके। यानी कि सीधे कहे तो कौशल की बात की गई थी शिक्षा में, या फिर रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात की गई थी जो रोजगार को लेकर उन्मुख हो। 1938 में शिक्षा योजना को लघु स्तर पर किंतु भारी आशाओं के साथ शिक्षण संस्थाओं ने अपनाने का प्रयास किया। सेवाग्राम के विद्या मंदिर में बुनियादी शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए। ठीक है, यहाँ ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया तथा राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रही है। अभी नई शिक्षा नीति में बुनियादी शिक्षा की कुछ बातें ली गई हैं जिसमें गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की झलक दिखाई देती है। आगे प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम का एक भाग था ताकि जन जागृति व्यापक स्तर पर फैल सके। गांधी जी के अनुसार जनसाधारण में फैली हुई व्यापक निरक्षरता भारत का कलंक है, यह मिटना ही चाहिए। ये वृद्ध पुरुष महिला भी देश की आज़ादी में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और भारत के मुक्ति संग्राम में योगदान दे सके। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। किसी देश की आधी जनता को निष्क्रिय और निष्प्राण कर दिया जाए तो उसका कितना नुकसान हो सकता है, यह बात गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने लिखा भी है कि हमारे देश के कई आंदोलनों की प्रगति हमारे स्त्री समाज की पिछड़ी हुई हालत के कारण बीच में ही रुक जाती है। इस तरह हमारे किए हुए काम का जैसा और जितना फल आना चाहिए वैसा उतना नहीं आता, स्त्री शिक्षा में सुधार की, सीधे यहाँ से लिखना है आपको कि गांधी जी का मानना था कि किसी देश की आधी जनता को निष्क्रिय और निष्प्राण कर दिया जाए तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। गांधी जी इस बात को जानते थे, इसलिए वे स्त्री शिक्षा में सुधार को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग माना। गांधी जी ने अपने आश्रम में स्त्रियों को पुरुषों के समान बराबर स्थान दिया। उसमें गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, मीरा बहन, मनी बहन पटेल, सुशीला नैयर, मनु गांधी, राजकुमारी अमृत कौर आदि प्रमुख थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपको किनका नाम लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, और मीरा बहन, मनी बहन पटेल और सुशीला नैयर, मनु गांधी, राजकुमारी अमृत कौर और जैसी प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। 9th है कुष्ठ रोग की सेवा। गांधी जी किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करते थे। उनका कहना था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुष्ठ रोगियों को समाज हेय दृष्टि से देखता था। गांधी जी सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले परचूरे नामक एक सत्याग्रही को के झड़ते हुए कोढ़ का इलाज करने का काम अपने हाथ में लिया। अन्य डरे हुए लोगों ने भी गांधी जी का अनुसरण करते हुए परचूरे की सेवा तथा मालिश की आदि का काम अपने हाथ में लिए। परचूरे ठीक होने लगा, उसने गांधी जी के निर्देश पर हरिजन एवं सभी हिंदुओं में परस्पर विवाह करने संबंधी कार्य शुरू किए। अब एक ग्रामीण सफाई। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में ग्रामीण सफाई भी एक महत्वपूर्ण कदम था। उनका मानना था कि जगह शरीर सफाई, घर सफाई और ग्राम सफाई हो। जिस जगह
उनका मानना था कि जिस किसी जगह पर शरीर की सफाई, घर की सफाई और गांव की सफाई हो तथा युक्त आहार और योग्य व्यायाम हो, वहां कम से कम बीमारियां होती हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान उन्होंने कुछ गांवों का दौरा किया जहां गंदगी, प्रदूषण आदि को देखा तथा पाया कि महिलाओं को पुरुष से ज्यादा सफाई की जरूरत है। अतः इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी जोड़ा। गांव में सफाई सिखाने, बीमारियों की देखभाल करने, पर्दा जैसी प्रथा का विरोध करने जैसे कामों में लग गई। स्थिति जल्द ही सुधर गई। गांधी जी बनारस की गलियों व विश्वनाथ मंदिर के आसपास कई बार ट्रेनों में हुई गंदगी को अपने हाथ से साफ किया था। आज सरकार उनके इस रचनात्मक कार्य को स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत आगे बढ़ा रही है। गौ सेवा हिंदू धर्म की मुख्य वस्तु है गौ रक्षा या गौ सेवा। गाय को भारतीय संस्कृति का प्राणवायु माना जाता है। गांधी जी ने गायों की रक्षा हेतु 1927 के आसपास अखिल भारतीय गौ संवर्धन संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य गायों के वैज्ञानिक ढंग से पालन पोषण करना सीखना था। अच्छे बैल प्राप्त करना, दूध बढ़ाना इत्यादि इस कार्य के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। गांधी जी का कहना था कि गाय के गोबर, कचरे और मनुष्य के मैल वगैरह में से खूबसूरत सुगंधित खाद मिल सकता है। यह सुनहरी चीज है और यह खाद बनाना भी एक ग्रामोद्योग ही है। यह तभी चल सकता है जब करोड़ों लोग उसमें हिस्सा लें और मदद करें। नेक्स्ट है आदिवासियों का उत्थान। इतना ज़्यादा तो मैटर नहीं लिखना है, ये बहुत ज़्यादा है, 2-2 4-4 लाइन लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। आदिवासी भारतीय समाज के अभिन्न अंग हैं। उनको बिना साथ लिए भारत की प्रगति संभव नहीं है। भारत को आज़ाद कराने में भी दिक्कतें आएंगी और यह बात गांधी जी बखूबी जानते थे। अतः इसमें एक ही लाइन लिखना है, आदिवासियों के उत्थान व साथ के लिए अपने आश्रम में उनको जगह दिया। उनके भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि के बारे में सदैव तत्पर रहते थे। इसके अलावा आता है राष्ट्रभाषा। भारत में मुक्ति संग्राम के दौरान राष्ट्रीय भाषा का प्रचार करना भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का ही एक अंग था। गांधी जी का कहना था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है। उनका तर्क था कि जितने साल हम अंग्रेजी सीखने में बर्बाद करते हैं, उतने ही महीने भी अगर हम हिंदुस्तानी भाषा सीखने की तकलीफ ना उठाएं तो सचमुच कहना होगा कि जनसाधारण के प्रति प्रेम की जो डींगे हम हाँका करते हैं, वह निरी डींगे ही है। गांधी जी के प्रयत्नों से असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम रखे गए। उनमें से एक यथासंभव हिंदी का प्रयोग भी था। स्वयं गांधी जी अधिकांशतः अपने भाषण, समाचार पत्रों में हिंदी को प्रमुखता से स्थान भी देते थे। समझ गए आप क्या क्या लिखना है? तो यहाँ पे लिखना है कि उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को बढ़ावा दिया और वे स्वयं अपने भाषणों में हिंदी में भाषण दिया करते थे और रचनात्मक कार्यक्रम में रखे गए जो भी आंदोलन थे, सहयोग आंदोलन जैसे जो रचनात्मक कार्य थे, उसमें भी यथासंभव उन्होंने हिंदी का ही प्रयोग किया। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। जिस समय गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया उस समय भारत की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। भारतीय अर्थव्यवस्था जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में पूर्ण रूपेण अक्षम थे। उन्होंने एक संपूर्ण आर्थिक दर्शन प्रस्तुत किया जिसमें आर्थिक समानता एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता अर्थात जगत के पास समान संपत्ति का होना, यानी सबके पास इतनी संपत्ति का होना जिससे अपनी कुदरती ज़रूरतें पूरी कर सकें। आर्थिक समानता के साथ एक कदम और आगे बढ़ाकर उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, जो पूंजीवाद, बाजारवाद, उपनिवेशवाद की खिचड़ी में धनी व्यक्ति व देश के और धनी हो रहे हैं और गरीब व्यक्ति व देश और गरीब हो रहे हैं। गांधी के आर्थिक समानता को अगर अमल में लिया जाए तो देश के आर्थिक विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। तो आर्थिक समानता के संबंध में उन्होंने क्या कहा था? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था जिसमें कहा था कि मजदूर ही असली जो है हकदार हैं, उनकी बात की थी और संपत्तियों के समान वितरण की बात की थी। और आर्थिक समानता को अगर उन्होंने क्या कहा था, आर्थिक समानता की बात उन्होंने कहा था कि सभी समान होने चाहिए, संपत्ति का वितरण समान रूप से हो। नेक्स्ट है मजदूरों की उन्नत व जागृत।
मजदूरों की उन्नति व जागृति के लिए गांधी जी सदैव तत्पर रहते थे। उनका मानना था कि हर आदमी अपने हक पर जोर देने के बजाय अपना फर्ज अदा करे तो मनुष्य जाति में जल्दी ही व्यवस्था और मन का राज्य कायम हो जाएगा। गांधी जी भारत के मुक्ति संग्राम में हमेशा मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखते थे। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 मिल मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में मजदूरों का पक्ष लिया और आगे चलकर मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 व अन्य विभिन्न मजदूर आंदोलनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे रहे। मजदूरों में अपने अधिकारों के लिए जागृति आए और इस शिक्षा का भी प्रबंध किया। भारत के मुक्ति संग्राम के दौरान गांधी जी द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य जिन्हें उस समय असंभव कहकर परे कर दिया गया था, जिन्हें जनता समझ नहीं पाई। हालांकि गांधी जी के कुछ रचनात्मक हम निष्कर्ष पर रहे हैं कि भारत के मुक्ति संग्राम के दौरान गांधी जी द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य जिन्हें उस समय असंभव कहकर परे कर दिया गया था, जिन्हें जनता समझ नहीं पाई। हालांकि गांधी जी के कुछ रचनात्मक कार्य आदर्शवाद में डूबे थे, परंतु फिर भी कुछ कार्य आज न केवल संशोधित रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं बल्कि अपनाए भी जा रहे हैं। उदाहरण के लिए खादी एवं कुटीर उद्योग, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कुछ बातों को वर्तमान में नई शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। समाज स्वच्छ हो, इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन अभियान, स्त्री समानता के संदर्भ में आशा बहू, आंगनबाड़ी अध्यापिकाएं और कुछ अन्य नौकरियों में आरक्षण देना, मजदूरों की उन्नति के लिए श्रमिकों के वेतन, आवास, स्वास्थ्य, पीएफ जैसी सुविधाएं देना तथा अन्य योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कुशल भारत योजना, पंजाब में मेरा काम मेरा मान योजना, बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने हेतु तथा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि लोग अगले 25 साल तक स्थानीय उत्पाद खरीदें तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आत्मसात किया तथा आत्मनिर्भरता की बात की। इन सब बातों के व प्रयासों में गांधी जी के विचार व रचनात्मक कार्य की झलक मिलती है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत के मुक्ति संग्राम में महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य 21वीं सदी के लिए भी सार्थक और उपयोगी है। महात्मा गांधी के विश्व की सबसे बड़ी देन यह नहीं कि उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, आज़ादी तो उनके ना होने पर भी मिलती, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक क्रम था। गांधी जी की देन तो भारत की आज़ादी दिलाने के रचनात्मक कार्यों के सफलतापूर्वक लागू करने के तरीकों में था, जिसमें विरोध किसी व्यक्ति का समूह नहीं किया गया, किसी व्यक्ति समूह का विरोध नहीं किया गया, अपितु व्यवस्था या तंत्र का विरोध किया गया। धन्यवाद। इस प्रकार यह निष्कर्ष काफ़ी अच्छा था। इसको संशोधित करके आप अपने शॉर्ट करके संक्षिप्त करके आप अपने आंसर के निष्कर्ष में शामिल करेंगे तो आप बेहतर लिख पाएंगे। तो इस प्रकार हमने 70वीं बीपीएससी के जो क्वेश्चंस थे 4 उसे हमने पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है और धन्यवाद। अगले वीडियोस में हम 69वीं बीपीएससी के जो लॉन्ग क्वेश्चन 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।